सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू इन न्यू सीरीज़ के अंदर। और इसमें जो भी टॉपिक्स हैं आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आते हैं तो उसको डिस्कस करते हैं। मॉर्निंग के अंदर आपका हिंदू का सेशन है जिसमें एक्सप्लेनर और एडिटोरियल सीरीज़ को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो ये पीडीएफ भी आपको अब धीरे धीरे अवेलेबल होगा। देखो, पहला एक ये टॉपिक आपका निकल कर आता है, एंड दिस इज टैकलिंग ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इज़ नॉट थ्रॉटलिंग फ्री स्पीच। वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने आपका हाईलाइट किया है कि जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है, अगर आप उसको टैकल कर रहे हो, देर इज अ स्टेटमेंट कि फिर ट्राइंग टू टैकल द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्री स्पीच को आप ख़त्म कर रहे हो। तो टैकलिंग ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इज़ नॉट थ्रॉटलिंग फ्री स्पीच। अब इसमें हमें जानना है कि व्हाट बेसिकली इज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। आखिर व्हेन यू टॉक अबाउट द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, इसका क्या मतलब होता है। सो जब हम जब प्रिविलेज की बात करते हैं, प्रिविलेज बेसिकली देर आर सर्टेन सेट ऑफ प्रिविलेज, जैसे आपके मेंशन्ड है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो कि आर्टिकल 105, एंड यू हैव दिस आर्टिकल दैट वी कॉल इट एज 194। ये दो आर्टिकल्स हैं आपके, जिसमें कोई भी पर्सन, जैसे मान लो लॉ मेकर है, स्टेट असेंबली का हिस्सा है, पार्लियामेंट का हिस्सा है, तो उनके पास एब्सोल्यूट इम्यूनिटी होती है अगर उन्होंने कोई भी बात बोली है। लाइक हाउस के अंदर मान लो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर कोई बात बोली है, तो उसमें क्या है, या किसी कमिटी के अंदर बोली है, तो उन्हें ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ बोला है तो बिकॉज ऑफ दैट कोर्ट प्रोसीजिंग, कोर्ट जो है प्रोसीडिंग्स में उन्हें इन्वॉल्व किया जाएगा कि कोर्ट में केस चल जाए, या इस प्रकार से कि इन्होंने ये शब्द कोर्ट में बोला इसलिए उनके खिलाफ उन शब्दों को इस्तेमाल किया जा सके। सो ये चीज़ जो है, इट्स अ प्रिविलेज देयर फॉर द मेंबर्स जो कि पार्लियामेंट का हिस्सा है और जो कि आपके स्टेट असेंबली का हिस्सा। दूसरा, राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग। हाउस के पास ये राइट होता है, चाहे वो स्टेट की बात हो या फिर मेंबर ऑफ या पार्लियामेंट की बात हो, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि कोई भी जो मेंबर है पार्लियामेंट का shall be liable to any proceeding in any court in the respect of anything said or any vote given to him in the parliament or any हाउस कमेटी thereof। तो ये थोड़ा सा कंटेंट आई थिंक इसमें रिपीटेड हो गया है, तो यहाँ पे बस आपको ध्यान रखना है कि राइट ऑफ पब्लिकेशन एंड इट्स प्रोसीडिंग। अब ये नहीं है, यहाँ पे आप समझना है कि राइट ऑफ पब्लिकेशन एंड इट्स प्रोसीडिंग का मतलब हाउस की जो भी प्रोसीडिंग में, कई बार आपने सुना होगा कि कुछ चीज़ें होती हैं हाउस के अंदर जो ये कहा जाता है इसे इस कंटेंट को हटा दिया जाए। अगर उस कंटेंट को हटा दिया जाएगा तो ये हाउस का राइट है कि किस कंटेंट को पब्लिश करना, किस कंटेंट को पब्लिश नहीं करना, विच कैन बी यूज्ड। कि किसी ने कह दिया कि इस मेंबर ने ये बात बोली है हाउस के अंदर, और हाउस ने स्पीकर के आदेश से उस कंटेंट को हटा दिया, तो किस चीज़ को पब्लिश करना, किस चीज़ को पब्लिश नहीं करना, दैट इज़ ऑल्सो द राइट ऑफ जो आपका हाउस है पार्लियामेंट स्टेट असेंबली के अंदर होता है। तो ये जो प्रिविलेजेस हैं ये आपके मेंशन्ड है दो आर्टिकल्स में, दैट इज आर्टिकल 105 पार्लियामेंट के केस 194, जो कि आपके मेंशन्ड है स्टेट असेंबली के कंटेक्स्ट में, एंड दीज प्रिविलेजेस आर एंजॉयड बाय द इंडिविजुअल। मतलब एक तो हाउस का प्रिविलेज है जिसमें हाउस एज अ होल, जैसे पब्लिकेशन वाला है, या फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, दैट इज देयर मेंशन्ड एज एन इंडिविजुअल राइट के रूप में है। सो यहाँ पे हाउस एज अ होल के रूप में कुछ प्रिविलेजेस हैं, और इंडिविजुअल एज अ मेंबर ऑफ हाउस के रूप में कुछ प्रिविलेजेस हैं। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अ privilege related with individual, and publication of the proceeding is a something that is related with the house। ये पॉइंट आपको याद रखना है। सो ये कुछ एस्पेक्ट है जो आपको ध्यान में रख। सो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज रिफर्स टू, अगर किसी भी वजह से प्रिविलेज का ब्रीच होता है, सो वहाँ पे देर आर सर्टेन प्रोसीडिंग जो कि हाउस के द्वारा किया जा सकता है। अब यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट क्या कह रहे हैं कि अगर आप ब्रीच ऑफ प्रिविलेज को टैकल कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना। तो यू शुड नो अबाउट कि आर्टिकल 105 क्या कहता है, एंड वी शुड ऑल्सो नो अबाउट आर्टिकल 194 क्या कहता है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया एग्रीमेंट। अब इसमें ये भी आपके लिए है कि कौन से देश है जिन्होंने साइन किया है एग्रीमेंट ऑन म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन। मतलब जैसे मान लो आप डॉक्टरी की डिग्री ऑस्ट्रेलिया से करके आए हो, तो फिर आपको दोबारा से इंडिया में एग्जाम देना पड़ रहा है, ठीक है, तो ये स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। कई बार वहाँ पास करके आ गए, यहाँ पे पता चला कि रिकॉग्निशन ही नहीं है, तो ये एक चैलेंजिंग टास्क होता है। तो इसके लिए क्या ये कि हम एक दूसरे के रिकॉग्निशन करेंगे क्वालिफिकेशंस को। तो जब ऐसी स्थिति तब जरूरी होती है, मान लो ऑस्ट्रेलिया से कोई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, भारत में आई है, अब उसने डिग्री वो ऑस्ट्रेलिया से दे रही है, अब उसको इंडिया में ही रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है। तो ये क्या है कि ये चीज़ जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी
कई एस्पेक्ट पे फोकस किया गया है। एनरोलमेंट को इंक्रीज करना है हायर एजुकेशन के अंदर, वोकेशनल जो स्किल बेस्ड एजुकेशन के अंदर एनरोलमेंट इंक्रीज करना है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ उनके पास भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि दे कैन पार्टिसिपेट, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट जब तक एक दूसरे के डिग्री को मानेंगे ही नहीं, तो फिर उसमें जो पर्पज़ है, चाहे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या कोई भी, वो हम अचीव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दोनों जो देश हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया कि हाँ, म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन आपका एक्सेप्ट किया गया। नेक्स्ट देखो, पोर्टल ओपन फॉर कंप्लेंट अगेंस्ट डिसीजन ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, पोर्टल ओपन किया गया है। तो यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो इट हैज़ लॉन्च ग्रीवेंस अपलेंट कमिटी पोर्टल अंडर द आईटी रूल 2021 के तहत इसको किया गया है। तो सोशल मीडिया कंपनीज़ के खिलाफ जो भी कोई कंटेंट है, जैसे मान लो कंटेंट है, उसको तुरंत हटाना चाहिए, तो वो कंप्लेन किया जा सकता है। एंड ये आपका 3 मेंबर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। तो मान लो कोई ऐसा कंटेंट है सही नहीं है, तो कमिटी के पास वो कंटेंट जाएगा। कमिटी के द्वारा डिसीजन जो है, अगर कोई कंप्लेन सोशल मीडिया कंपनी के ऊपर होता है, तो कमेटी के पास वो डिसीजन आपका जाएगा, एक कमेटी। तो यहाँ पे पोर्टल के माध्यम से, मान लो एक वेबसाइट है, उसके माध्यम से कंप्लेन फाइल आपकी की जा सकती है। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 को अमेंड किया गया था लास्ट ईयर। और इसमें तहत जो भी सोशल मीडिया कंपनीज हैं, दे हैव टू रेस्पेक्ट जो राइट्स सिटीजन्स के, चाहे राइट टू इक्वालिटी हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो, राइट टू लाइफ हो, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, 21 के तहत जो राइट्स मिले हुए हैं, उन सारे राइट्स को रिस्पेक्ट करना इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, ऐसा नहीं किसी कंटेंट को एकदम से रोक दिया, या फिर किसी कंटेंट की वजह से किसी की डिग्निटी या फिर दूसरे के जो राइट्स फ्रीडम्स आपके कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो उस कंटेंट का रेगुलेशन के लिए अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कार्य आपका करना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल के रूप में भी आप मेंशन कर सकते हो अंडर द ई गवर्नेंस। इट मीन्स जो ई गवर्नेंस एस्पेक्ट है, उस पर भी हम इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये आप एग्जाम्पल के रूप में भी मेंशन कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा हिंदू के अंदर भी। अगर आप देखोगे ना, तो एक फोल्डर मैं आपको शेयर करता हूँ, उसमें माइंड मैप्स, इन न्यूज़ और ये सारे पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएंगे। उसमें और भी चीज़ें होंगी, पीडीएफ होगी ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस के करंट अफेयर्स की, वो भी आपको मिलने लग जाएगी। तो फिर आपको कुछ नहीं करना, सारा वो एक पीडीएफ में जाओगे, मतलब गूगल ड्राइव के लिंक में जाओगे, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल। नेक्स्ट देखते हैं, इसरो सक्सेसफुली की टेस्ट फॉर इंडियाज 3rd मून मिशन। अब 3rd मून मिशन इंडिया का कौन सा है? दैट इज चंद्रयान 3। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ जो हमें जानना है, जैसे अभी आपका क्रायोजेनिक इंजन है, दैट विल पावर द क्रायोजेनिक अपर स्टेज LVM-3 लॉन्च व्हीकल फॉर द चंद्रयान 3 मिशन। अब इस पर भी हमने पहले कई बार चर्चा की है। अब इसमें एक चीज़ जो हमें थोड़ा सा जानना है कि जो ये मिशन हम लॉन्च करते हैं, तो उसमें जो लॉन्च व्हीकल्स का इस्तेमाल होता है। अब देखो, लॉन्च व्हीकल्स का इस्तेमाल होता है, और इस लॉन्च व्हीकल्स में कई प्रकार की कई स्टेजेस होते हैं, 2, 3, 4 ऐसे स्टेजेस होती हैं। अब यहाँ पे क्रायोजेनिक शब्द भी इस्तेमाल किया है, मतलब जो भी फ्यूल है उसको आप फ्रीज्ड फॉर्म में रखोगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एज अ फ्यूल के रूप में अगर आप इस्तेमाल करोगे, तो उसमें क्या है, वो फ्रीज्ड फॉर्म में होगा, माइनस में आप जो है इनको स्टोर करोगे और फिर ये फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होगा। तो टेस्टिंग की जाती है, उस टेस्टिंग के माध्यम से जाना जाता है कि किस प्रकार से रियल कंडीशन के अंदर जो स्पेस क्राफ्ट है वो वर्क करेगा। तो 2 टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, एक बोलते हैं हॉट टेस्ट, दूसरा बोलते हैं कोल्ड टेस्ट। 2 टेस्ट होते हैं, एक होता है हॉट टेस्ट, दूसरा होता है कोल्ड टेस्ट। हॉट टेस्ट का मतलब है कि जो कंडीशंस 100% कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस जिसमें आपके लॉन्च व्हीकल को वर्क करना, उस कंडीशन में सारी टेस्टिंग की जाती है, तो उसे बोलते हैं हॉट टेस्ट। कोल्ड टेस्ट का मतलब ये देखना, पूरे सिस्टम में जा के देखना कि कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा है, कोई वायरिंग में दिक्कत तो नहीं है, वाटर फ्यूल एयर का कहीं से लीकेज तो नहीं, उसे कोल्ड टेस्ट कहते हैं। सो अभी क्या है, हॉट टेस्ट परफॉर्म किया गया था, एंड दिस हॉट टेस्ट इज बेसिकली डन कि रियल टाइम में, रियल कंडीशन में किस प्रकार से स्पेस क्राफ्ट या लॉन्च व्हीकल परफॉर्म करता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अभी आपके पास बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, 7 डेज फ्री ट्रायल है, 7 दिन तक आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन का ट्रायल कर सकते हो, फ्री ट्रायल है। तो अब ये जो QR कोड अगर आप देख पा रहे हो, तो थोड़ा बड़ा करके स्कैन कर लो, फिर रजिस्टर कर लो, नाम डाल दो, कोड डाल देना SPLIVE, SPLIVE, यहाँ ई मिसिंग है, तो यहाँ पे ई डाल देना। ठीक है, और आप इसका पढ़ने लग जाओ। 7 दिन का फ्री ट्रायल क्लास करो, देखो कैसा सब कुछ होता है, तो दैट विल हेल्प यू अलॉट। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन। हिंदू का जो एडिटोरियल एक्सप्लेनर सीरीज़ है, पूरा वीडियो मॉर्निंग में आ जाता है 9:30 से 10 बजे के बीच में, तो और ये हम लोग अभी कर रहे हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।